हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं वर्क पावर एनर्जी पार्ट 2। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। तो कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए एनर्जी। क्या है एनर्जी? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, मेरे अंदर कितनी एनर्जी है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिजिक्स में एनर्जी को कैलकुलेट करने का बहुत ही इजी तरीका बताया गया है। आप जिस ऑब्जेक्ट की एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट से वर्क कराइए। सिंपल। जितना ऑब्जेक्ट वर्क करेगा उतनी ही उसकी एनर्जी होगी, है ना। सिंपल। कितना वर्क करता है वही ऑब्जेक्ट की एनर्जी को दर्शाता है। या हम कह सकते हैं, डिफाइन करने की बात आती है कि हाउ कैन आई डिफाइन एनर्जी, तो हम कह देंगे द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या कह सकते हैं? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितना आप काम कर सकते हैं यही आपकी एनर्जी को दर्शाता है। इसे कैलकुलेट करने का ये बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे पास एनर्जी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करेंगे, फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ mv²। या हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा mgh। या सिंपल, अगर मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है, अगर मैं कह दूं एनर्जी कैलकुलेट करना है तो सिंपल क्या करवाइए, उससे वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है F/s। देखिए, ये सारे के सारे फॉर्मूले हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है, W=F/s। वर्क कितना है? वर्क कब करेगा ऑब्जेक्ट? जब उसके पास एनर्जी हो। अब दुनिया में एनर्जी एक कंजर्व वैल्यू है। एनर्जी के बारे में बोला जाता है क्या? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर मुझे इस कमरे में, अगर मैं इस कमरे की बात करूं तो आप मुझे देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे चेहरे पर लाइट आ रही है। तो जो हमें करंट से मिलने वाली एनर्जी थी, करंट से मिलने वाली एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट के फॉर्म में। मैंने देख लिया, आप मुझे देख पा रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल गई? लाइट एनर्जी में। तो क्या बल्ब ने कोई लाइट जनरेट किया? नहीं, उसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो एनर्जी के लिए हम लोग कह सकते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सिर्फ फॉर्म बदलते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप के होते हैं। सन से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? सन से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहते हैं। हवा, विंड से चलने वाली एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? विंड एनर्जी। समुद्र की लहरें जो टाइड्स होती हैं, टाइड से मिलने वाली एनर्जी को हम लोग टाइडल एनर्जी कहते हैं। ऐसे बहुत सारी एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। साउंड से मिलने वाली एनर्जी को साउंड एनर्जी कहते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी, और उन सारे एनर्जी में से आपको सिर्फ एक एनर्जी पढ़नी है जिसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास, क्या है ये मैकेनिकल एनर्जी? तो हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी और अगर पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी मशीन के पास, या किसी मैकेनिकल का मतलब होता है मशीन से रिलेटेड, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा, द टोटल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड योर मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को जानने से पहले हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9th में हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव कैसे करते हैं, और फिर बात करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक वर्ड हम कहां यूज करते हैं? काइनेटिक वर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में,
कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट के चलने से एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट के चलने से, ऑब्जेक्ट के मोशन करने से जो एनर्जी मिल रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। इसे हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अगर मैं एनर्जी की यूनिट के बारे में बात करूं तो फिजिक्स में एनर्जी की जो SI यूनिट है बच्चों, वो सेम वही है जो हमारी वर्क की यूनिट थी, यानी जूल। क्या कहते हैं? SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज अ जूल। अगर मैं CGS यूनिट के बारे में बात करता हूं तो इसकी यूनिट होती है अर्ज, ERG। इसे आप अर्ज भी पढ़ते हैं, अर्ग भी पढ़ते हैं, वॉट एवर यू हैव टू लर्न। आप जो मन चाहे इसे बोल सकते हैं। आप चाहे इसे जूल बोले, ठीक है, SI यूनिट में हम लोग से क्या बोलते हैं? यूनिट इज अ जूल। और CGS यूनिट में इसे हम लोग अर्ग बोलते हैं, अर्ग या अर्ज। इन दोनों के बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताइए 1 जूल एनर्जी कितनी होती है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी। 1 जूल कितना वर्क होगा? जितना 1 जूल वर्क होगा उतनी ही 1 जूल एनर्जी होगी। यानी अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाऊं और उसमें 1 मीटर का ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसमें कितना वर्क है? 1 जूल का वर्क। और जितना 1 जूल वर्क किया होगा तो कब किया होगा उसने 1 जूल ऑफ वर्क? जब उसके पास 1 जूल की एनर्जी होगी। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट से वर्क कराना है। और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, एक ब्लॉक है जो अभी अर्थ के सरफेस पे रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट का मास m और फिलहाल A पोजीशन पर है। जैसे ही मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया तो फोर्स की टेंडेंसी क्या होती है बच्चों? फोर्स की टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर देना। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने से ये ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव किया। मूव करते हुए ऑब्जेक्ट कहां पहुंच चुका है? अब B पॉइंट पर पहुंच चुका है। कहां पहुंच गया है बच्चों? B पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट का मास फिलहाल अभी भी m ही है, मास तो नहीं बदलने वाला। और A से B तक के बीच में उसने S डिस्टेंस कवर कर लिया। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? S डिस्टेंस। तो जरा बताइए इस ऑब्जेक्ट ने क्या कोई वर्क किया है या नहीं किया है? तो आप बोलोगे मैंने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस भी कवर किया, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, किसी फिक्स डायरेक्शन में है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी डेफिनेटली मैंने वर्क किया है। ओके, तो अगर मैं वर्क कैलकुलेट कर दूं तो क्या लिखूंगा वर्क के लिए? W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। इनिशियली हम लोगों ने जब ऑब्जेक्ट को देखा था तो वो रेस्ट पर थी और आपके फोर्स लगाने से उसने डिस्टेंस कवर किया है। दैट मीन्स डेफिनेटली उसके पास अब फाइनल वेलोसिटी v हो चुकी है। यानी पहले से तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, यानी उसकी वेलोसिटी है कुछ। अगर मैं ये वर्क कैलकुलेट कर लूं तो मुझे मालूम चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है। और ऑब्जेक्ट में ये एनर्जी आई कैसे? देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट के चलने से जो एनर्जी मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। यही तो हमारा टॉपिक था कि हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मुझे डिफाइन करना है, ऑब्टेन करना है फॉर्मूले को, तो मुझे क्या करना होगा? वर्क कराना होगा। काइनेटिक एनर्जी नहीं, कोई सा भी एनर्जी का कैलकुलेट करना है तो ऑब्जेक्ट से वर्क कराइए। चलिए, क्या हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है? हाँ, हम लोगों ने फोर्स में पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब कहीं से ये डिस्टेंस मिल जाए कि ये डिस्टेंस कितना है तो अपना काम बन जाएगा। सोचिए, क्या आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, हम लोगों ने मोशन चैप्टर पढ़ा है ना। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है? तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। पहला फॉर्मूला था S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और एक फॉर्मूला है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से मालूम होंगे। जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो हमारे मोशन वाले वीडियोस को देख ले, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने जिस
सिनेरियो ले रखा है, जो कंडीशन ले रखा है, इसमें कहीं मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया है, तो डेफिनेटली मैं कौन सा इक्वेशन यूज करने वाला हूं, सेकंड वाला। क्या मैं अगर ये लिख दूं बच्चों v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, क्या इस फॉर्मूले से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो आप बोलोगे यस सर, डेफिनेटली ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। क्या मैं इस s की वैल्यू यहां प्लेस कर सकता हूं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिख दिया m इंटू ए, और इस डिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों ने यहां पर फिलहाल s रखो। इस डिस्टेंस को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, किससे रिप्लेस कर रहा हूं बच्चों? तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a से। क्या कुछ वैल्यूज कट रही हैं? तो a और a हमारा कैंसिल, तो हमारे पास क्या मिल गया, m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं आपको एक टॉपिक बताने वाला हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वहां पर ये कंडीशन आने वाला है। फिलहाल इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों? तो इनिशियली हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अगर मैं u की वैल्यू 0 रख दूं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलने वाला है, मैं यहां पर बनाता हूं। तो हमारा वर्क, ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, वर्क। तो वर्क इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला मिल गया, हाफ m v स्क्वायर। याद करो टॉपिक के स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मुझे एनर्जी फाइंड करनी है तो मुझे क्या कराना होगा, वर्क। मैंने वर्क करवा दिया, जितना ये ऑब्जेक्ट वर्क करेगा वही उसकी एनर्जी होगी। और यहां ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो दैट मीन्स इस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। क्लियर है? यहां से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया जिसका नाम था हाफ mv स्क्वायर। क्या कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, सिंपल सा ये डायग्राम में सब कुछ बोल दिया। हमने क्या किया, एक ब्लॉक लिया जो फिलहाल ए पॉइंट पे था, रेस्ट पर था। वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, डेफिनेटली फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर दिया। तो ओवरऑल आपने कितना वर्क किया? तो वर्क का फॉर्मूला था हमारे पास फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस? डेफिनेटली, वी हैविंग अ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। इस वैल्यू को मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट किया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट। क्लियर है? ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइनेटिक एनर्जी का, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको ओरली ही बताने वाला हूं। क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि बच्चों का फिजिक्स में बहुत फोबिया होता है न्यूमेरिकल से, बहुत डरते हैं बच्चे। जो मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे उन्हें इस फोबिया से मुक्ति मिल चुकी होगी, उन्होंने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों, हाफ m v स्क्वायर। अब कुछ जानने वाली बातें। पहली बात, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इज इट काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव और नॉट? क्या कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? तो आप बोलोगे नहीं। पूछेंगे क्यों नहीं हो सकती? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन इस वेलोसिटी के ऊपर क्या लिखा हुआ है बेटा, स्क्वायर। और आपने मैथ्स में इतनी चीज़ तो पढ़ी होंगी, किसी भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी नेवर एवर इक्वल्स टू 0। काइनेटिक एनर्जी कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात याद रहेगी। अब अगर मैं आपसे कंडीशन बोलूं कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट का मास बच्चों m है, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगाया F, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हो गई है वो है हाफ mv स्क्वायर। मेरे फोर्स लगाने से इसमें v वेलोसिटी जनरेट हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोल दूं कि
वेलोसिटी को डबल कर दें, हम लोगों ने क्या किया, वेलोसिटी को डबल कर दिया। क्या किया बच्चों, डबल कर दिया। तो जरा बताइए नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अगर m ऑब्जेक्ट के मास पर v वेलोसिटी लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ mv²। अगर मैं इसकी वेलोसिटी को डबल कर दूं बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो जरा देखिए नई काइनेटिक एनर्जी, हमने इसको लिख दिया, नई काइनेटिक एनर्जी को लिखा k डैश से, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। फॉर्मूला था हमारा हाफ, मास में कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन वेलोसिटी मैंने क्या कर दी बच्चों, डबल कर दिया। अब इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा, ये बन जाएगा हाफ m4v², या वी कैन से 4 इंटू हाफ mv²। ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पहले वाले काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी की वैल्यू है। तो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी से अब नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 4 टाइम्स हो गई। तो हम कह सकते हैं जो नई काइनेटिक एनर्जी जिसको मैंने k डैश से रिप्रेजेंट किया है वो 4 टाइम्स हो गई है। कितनी हो गई है, 4 टाइम्स। पहले वाले से कितनी हो गई है ये, 4 टाइम्स। अगर मैं कह दूं, अगर फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं कह दूं वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। v को मैंने क्या कर दिया 3 टाइम्स, तो दैट मीन्स नई काइनेटिक जो एनर्जी होगी बच्चों वो पहले से 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। नई काइनेटिक एनर्जी पहले वाले काइनेटिक एनर्जी के, यानी मैं एक रिजल्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी को बढ़ाते जाओगे तो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सिर्फ बढ़ाएंगे नहीं, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को घटा दूं, कम कर दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा सेकंड एग्जांपल था, थर्ड एग्जांपल, अगर मैंने कहा पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v थी, अब जो वेलोसिटी है वो हाफ है, तो बताओ नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी नई वाली हो जाएगी जिसको मैं k डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, ये हो जाएगा हाफ mv/2 का स्क्वायर। दैट मीन्स क्या बनने वाला है, 1/2 इंटू m इंटू v²/4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 1/4 इंटू 1/2 mv²। क्या ये पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का 1/4 टाइम्स हो गया। यानी अगर मैं वेलोसिटी कम कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। अब इन सब का कंक्लूजन ये लाइन है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, अगर आप वेलोसिटी घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। क्या मास पे डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है। अगर ऑब्जेक्ट का पहले मास m था, मास को डबल कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी की सारी बातें हो जाती हैं खत्म। अब हम लोग दूसरी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फिर से बात करने वाले हैं एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से वर्क कराना है। सिंपल वर्क कराते जाइए और ऑब्जेक्ट की एनर्जी फाइंड करते जाइए। चलिए हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियल एनर्जी, मैंने यहां पे आगे लगा दिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को जनरली हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, या आप सिंपल लिखें पोटेंशियल एनर्जी, जो एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है mgh, और इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है mdh। मसाले सुने होंगे आप लोगों ने, mdh, m में d में से d हटा के वहां g लिख दीजिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। आते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करने से पहले आपको जानना होगा पोटेंशियल एनर्जी है क्या। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी अगर उसकी पोजीशन के कारण आ जाए, किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या फिर उसके शेप के कारण आए, उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक पत्थर, एक स्टोन है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे पूछूं उसमें कितनी एनर्जी है तो आप बोलोगे उसमें कोई एनर्जी नहीं है, रेस्ट पे रखा हुआ है, उस पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, उस पर जो एनर्जी है 0।
अगर मैं उस पत्थर को उठाकर यहां रख दूं ऊपर, अब बताओ क्या उसमें कुछ एनर्जी है? थोड़ा ध्यान से देखना, अभी भी ये पत्थर स्टोर करके मैंने यहां पर सिंपल रखा है, अभी भी ये रेस्ट पे है, पर मैं कहूंगा इस समय इस पत्थर के पास एनर्जी है। अब आप कंफ्यूज कैसे? सोच के देखो, मैंने पत्थर को यहां से उठाया तो क्या मैंने कोई वर्क किया? मैंने पत्थर पे फोर्स लगाया और कुछ डिस्टेंस कवर करते हुए यहां पर रख दिया, यानी मैंने फोर्स भी लगाया और डिस्टेंस भी कवर किया। तो दैट मीन्स मैंने क्या किया? मैंने वर्क किया। और यही जो वर्क हुआ उस ऑब्जेक्ट में, उस स्टोन में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क किसके अगेंस्ट किया गया? आपको मालूम है अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। पहले ये पत्थर अर्थ के सरफेस पे था, ठीक है, जैसे ही मैंने इसे ऊपर की ओर उठाया तो मैंने एक वर्क करना स्टार्ट किया, मैंने एक फोर्स लगाया। किसके अगेंस्ट? अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। तो ये जो मैं वर्क कर रहा हूं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उठाने में, तो मैंने अर्थ के ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क किया और यही वर्क हमारी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गई। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। जनरली हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। रियली में जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण आए, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब दूसरा मैंने बोला था ऑब्जेक्ट के शेप के कारण भी आए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक बो यानी एक तीर धनुष है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? बो एंड एरो। मैंने एक एरो को बो के स्ट्रिंग के साथ लगाया और बिना खींचे छोड़ दिया। अब बताओ क्या एरो आगे जाएगा? आपका एरो वहीं नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे स्ट्रिंग में फंसाऊं और जोर से पीछे की ओर खींच के अब छोड़ता हूं तो क्या देखता हूं कि वो एरो कुछ दूर तक जाता है। ऐसा क्या हो गया? तो आपने देखा कि आपने उस शेप को बदल दिया, आपने स्ट्रिंग को पीछे की ओर खींचा। आपके स्ट्रिंग को पीछे खींचने से उसके अंदर एक एनर्जी आ गई जिसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक एनर्जी। और इस इलास्टिक एनर्जी के कारण वो हमारा जो एरो था वो आगे की ओर मूव किया। तो उस एरो में एनर्जी आई कहां से? तो स्ट्रिंग के मोशन से, स्ट्रिंग के पोजीशन चेंज करने से, यानी शेप के बदलने से। अगर किसी रबर बैंड को मैं फैला दूं तो उसमें क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। रियली में उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इन सारे एनर्जी को हम लोग जनरली क्लास 9 के बच्चों को सिखाते हैं क्या है? बताते हैं कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है बच्चों? अब आपको उम्मीद करता हूं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी उसके पोजीशन के कारण आए या उसके शेप के कारण आए तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके घरों के ऊपर टंकी रखा होता है, पानी की टंकी। उस टंकी के अंदर क्या है? बहुत सारा पानी है। तो जरा बताइए उस वाटर के पास कौन सी एनर्जी है? आप बोलोगे कोई एनर्जी नहीं, रेस्ट पे रखा हुआ, क्या है इसमें एनर्जी? नहीं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे पोटेंशियल एनर्जी है? सोचो, टंकी किसी हाइट पे रखी हुई है, अर्थ उसे नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन टंकी ने उसे क्या कर रखा है? होल्ड करके रखा है, यानी लगातार वो अर्थ के अगेंस्ट काम कर रही है और जितना काम करेगी उतनी उसकी एनर्जी होगी। उसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ही आप टैप ऑन करते हो तो बहुत तेजी से टैप से पानी निकलता है। वो पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल रही है। और हम लोगों ने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी है? तो मैकेनिकल एनर्जी है। इसका जनरली हम लोग यूज कहां करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हम लोग क्या करते हैं? डैम बनाते हैं। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े डैम देखे होंगे, उस डैम में हम लोग क्या करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। जितने ज्यादा वाटर हम उसके अंदर स्टोर करते हैं तो उस वाटर में कौन सी एनर्जी आ जाती है? उस वाटर के पास एनर्जी होती है पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम वाटर से क्या करते हैं? किसी हाइट से गिराते हैं और डायनोमो पे घुमाते हैं, डायनोमो के विंग्स पे गिराते हैं और वो डायनोमो के विंग्स मूव करते हैं और वो एनर्जी क्या हो जाती है? पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी का हम बना नहीं सकते, ना ही हम बिगाड़ सकते हैं। हम एनर्जी के सिर्फ फॉर्म को बदल सकते हैं। होप आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया होगा। अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो लिख सकता हूं क्या? एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन। मैं लिख देता हूं,
एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और शेप के कारण जो एनर्जी हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पीई इज, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों ने किससे शॉर्ट से लिखा है? पी डॉट ई। ये क्या होता है हमारा? mgh। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं बच्चों, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? जूल। एसआई यूनिट इज अ जूल एंड सीजीएस यूनिट इज अ, सीजीएस यूनिट क्या होगी बच्चों? अर्ज। ERG, अर्ज पढ़े या अर्ग पढ़े। अब बात करते हैं ये फॉर्मूला आया कहां से। अगर मैं आपसे सिंपल एक काम कहूं कि बच्चों जरा बताओ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पत्थर रखा हुआ है और मैंने कहा इस पत्थर को या इस स्टोन को उठाकर अर्थ से h हाइट ऊपर, h हाइट पे किसी पोजीशन पे रख दीजिए। मान लो ये पॉइंट A था ग्राउंड और ये पॉइंट B था। मैंने कहा इस स्टोन को A पॉइंट से B पॉइंट पर रख दीजिए, तो बताइए कितना वर्क करोगे आप? तो डेफिनेटली आप स्टोन को उठाओगे यानी फोर्स लगाओगे और कुछ डिस्टेंस कवर करोगे, और वो डिस्टेंस क्या होगी? हमारी हाइट। तो ओवरऑल आपने क्या किया? आपने वर्क किया। तो कैन वी कैलकुलेट द वर्क? डेफिनेटली, बड़े आराम से हम लोग वर्क कैलकुलेट करना आता है। फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां जो हम फोर्स कर रहे हैं, यहां जो हम इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, उठाने में जो फोर्स लगा रहे हैं, वो अर्थ के अगेंस्ट काम करें। और जैसे ही हमारा अर्थ आ जाता है तो वहां पे हम लोग एक्सेलरेशन की जगह पे क्या यूज करते हैं बच्चों? जी। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या था? m इंटू ए, और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है? h से। तो क्या हमारा वर्क कैलकुलेट हो गया? अगर मैं a को g से रिप्लेस कर दूं बच्चों, तो हमारे पास वर्क मिल गया, और वो वर्क आया mgh। और कब से? स्टार्टिंग से मैं कह रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट के वर्क करने में जितनी एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट को वर्क करने में जितनी एनर्जी होती है, वही एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यहां हम लोगों ने वर्क किया ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में, उठाने में, अर्थ के अगेंस्ट, तो इस वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी जान लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जान लिया। अब याद रखें, काइनेटिक एनर्जी नेवर एवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अब एनर्जी के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित